हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपी पीसीएल एग्ज़ाम के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द पावर फैक्टर, क्या कह रहा है? द पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट इज़ ऑलवेज। ठीक है, डीसी नेटवर्क में डीसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा होता है। क्या होता है? 0 होता है, यूनिटी होता है, लेस देन यूनिटी होता है, मोर देन यूनिटी होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका डीसी नेटवर्क है तो वहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है? यूनिटी होता है। ठीक है, और अगर देखिए बात करेंगे कुछ पावर फैक्टर की कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, अगर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, सर्किट है, तो क्या होगा? उसमें पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा। यूनिटी मतलब क्या? पावर फैक्टर क्या होता है? द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव में क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, इसलिए वहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यूनिटी हो जाएगी। यूनिटी हो जाएगी। अगर आपका प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो वहाँ पे पावर फैक्टर आपका क्या होगा? लैगिंग होगा। क्या होगा? लैगिंग होगा। पावर फैक्टर आपका जो होगा cos फाई क्या होगा? वो लैगिंग होगा। और अगर आपका सर्किट प्योर कैपेसिटिव है, प्योर कैपेसिटिव के केस में वहाँ पावर फैक्टर आपका क्या होगा? लीडिंग होगा। क्या होगा? लीडिंग। ये चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ डीसी सप्लाई इज, ठीक है, 0 होगा, यूनिटी होगा, इनफाइनाइट होगा और मोर देन यूनिटी होगा। तो देखिए टाइम पीरियड आपका क्या होता है? टाइम पीरियड इसमें डीसी में क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, टाइम पीरियड आपका डीसी में क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। द फॉर्म फैक्टर ऑफ डीसी वोल्टेज इज, ठीक है, फॉर्म फैक्टर जो पूछ रहा है आपसे वो डीसी वोल्टेज में क्या होगा? 0 होगा, यूनिटी होगा, लेस देन यूनिटी होगा, मोर देन यूनिटी होगा। तो डीसी जो आपका वोल्टेज है उसमें देखिए ना आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू सबकी सेम होती है, तो उसमें जो आपका फॉर्म फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट आल नॉन लीनियर एलिमेंट। इनमें से कह रहा है कि कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट है? डायोड है आपका, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, ऑप्शनल एम्पलीफायर और हीटर कॉइल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? हीटर कॉइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोडल एनालिसिस एंड मैथ मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू। ठीक है, कह रहा है नोडल एनालिसिस और मैथ मेथड, ठीक है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? कहाँ पे? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स पे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों नोडल और आपका जो मैथ मेथड है वो आप सब पे कर सकते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एन एक्टिव नेटवर्क हैज़ ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट्स, ओनली कैपेसिटिव एलिमेंट्स, ओनली इंडक्टिव एलिमेंट्स
ओनली वोल्टेज एंड करंट एलिमेंट्स। तो जो आपका एक्टिव नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, ओनली वोल्टेज और करंट एलिमेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि 0 होगा, 90 होगा, 180 होगा, नन ऑफ दिस। कह रहा है कि अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस क्या होगा। देखिए जैसे आपका ये मैंने आपको बताया, देखिए आपका कोई जैसे मान लीजिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक, इसमें जो करंट और वोल्टेज होते हैं क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये आपका वोल्टेज होगा, इसी पे आपकी करंट होगी, इसी पे आपकी करंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो देखिए इसमें कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। इनमें क्या है, दोनों एक ही पे हैं, दोनों सेम ही फेस में, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस की वैल्यू नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपका सर्किट प्योर इंडक्टिव है उसमें केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका L हो गया। तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज आपका आगे चलेगा और करंट आपकी पीछे चलेगी, ठीक है। इस केस में क्या डिफरेंस आ जाएगा, 90 डिग्री का। तब अगर प्योर इंडक्टिव पूछेगा तब भी आपका, तब उसमें आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसमें क्या करेगा, वोल्टेज लीड करेगा और करंट पीछे रहेगी, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, लैगिंग कंडीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। और अगर आपका कैपेसिटर की बात होगी तो ये आपका कैपेसिटर लग गया, ये आपका C होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका करंट आगे चलेगी और वोल्टेज पीछे चलेगा। इस केस में आपकी करंट आगे चलेगी, वोल्टेज आपका पीछे चलेगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं लीडिंग कंडीशन, इस बोलते हैं लीडिंग कंडीशन, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर विल बी, ठीक है। फिर वही बात पूछ लिया आपसे कि अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो उसमें पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, यूनिटी होगा, नन ऑफ दिस। तो बच्चों मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, यूनिटी होगा। अब कह रहा है इन AC सर्किट पावर कंजप्शन इज गिवन बाय, ठीक है। तो AC में जो पावर कंजप्शन है वो पूछ रहा है किस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको दे सकते हैं, Vmax इंटू आई मैक्स। Vm मतलब है कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, Im मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू, Vrms रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, Vrms IRMS cos फाई, Vrms IRMS बाई 2। तो बच्चों आपका इसमें आंसर थर्ड बिल्कुल सही है, Vrms IRMS cos फाई, ठीक है। अगर 3 फेज की बात होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द पावर कंजप्शन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट विल बी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें पावर कंजप्शन क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा, यूनिटी होगा, लेस देन यूनिटी होगा, मोर देन यूनिटी होगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपका इंडक्टिव सर्किट में जो हो चाहे आपका कैपेसिटिव सर्किट में हो, दोनों में पावर कंजप्शन क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आपका 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ ही लिया इसने कि द पावर कंज्यूम इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट विल बी 0, यूनिटी, लेस देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी। तो उसमें भी क्या होगा, मैंने आपको बताया अगर कैपेसिटिव सर्किट है तब भी उसमें भी पावर कंजप्शन आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। अब कह रहा है एट द टाइम ऑफ सीरीज रेजोनेंस द पावर फैक्टर विल बी, ठीक है। तो देखिए
यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? यूनिटी। ठीक है, देखिए सीरीज रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा? एक्सएल इक्वल टू एक्सी बराबर हो जाता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी बराबर हो जाता है, ये आपकी कहलाती है रिजोनेंस की कंडीशन। और अगर आपसे पूछता है रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये आपकी रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है। इस केस में क्या होता है, जो आपका Z होगा वो R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रिजोनेंस कर्व इज ड्रॉ इन बिटवीन। कह रहा है रिजोनेंस जो कर्व होता है वो किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है? वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, करंट एंड फ्रिक्वेंसी, नन ऑफ दिस। तो जो आपका रिजोनेंस कर्व होता है वो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, कह रहा है अब अगला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ द सीरीज रेजोनेंस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी। मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। अब देखिए कह रहा है इफ P इज द ट्रू पावर एंड Q इज द रिएक्टिव पावर एंड S इज द अपरेंट पावर देन द पावर फैक्टर गिवन बाय। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए जान लीजिए। पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? आपका रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। ठीक है, तो रियल पावर आपकी क्या होती है? रियल पावर आपकी होती है VI cos फाई होती है और ये आपकी VI होती है। ठीक, अब इन्होंने रियल पावर क्या दिया आपको? देखो ध्यान दीजिए, रियल पावर इन्होंने कहा है कि आपका P, रियल पावर आपकी दी है P दी है। ठीक है, और अपरेंट पावर आपकी क्या दी है? S दी है। तो रियल पावर और अपरेंट पावर का रेशियो होता है पावर फैक्टर, तो P/S। तो आपकी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? P/S। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? P/S। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डेट डैश एंड। ठीक है, तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है, एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू का रेशियो होता है, RMS वैल्यू पीक वैल्यू का रेशियो होता है, पीक वैल्यू RMS वैल्यू का रेशियो होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर को हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? KF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है आपका? RMS वैल्यू, ठीक है, IRMS कह दीजिए, और I एवरेज। ठीक, चाहे आप V एवरेज का VRMS कर दिए, चाहे V एवरेज कर दिए, इनका रेशियो होता है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.11 होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। P फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डेट डैश एंड डेट डैश। RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, RMS वैल्यू। जो आपका P फैक्टर होता है इसको KP से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। ठीक है, और इसका किसका रेशियो होता है? पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग करते हैं वोल्टेज को चेंज करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, पावर को चेंज करने के लिए, पावर फैक्टर को चेंज करने के लिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वोल्टेज। देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को और करंट को घटाने बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग, ट्रांसफार्मर जो है आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। वो क्या करता है? चेंज क्या करता है? चेंज वोल्टेज
और करंट क्या करता है, ऑन फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी। फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी मतलब इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, फिक्स होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और पावर को क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होगा ये वोल्टेज को आपका क्या करेगा, घटाएगा और बढ़ाएगा। अ ट्रांसफार्मर डज नॉट ट्रांसफ़र, ठीक है, इन पावर, वोल्टेज, इम्पीडेंस, करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, इम्पीडेंस। कह रहा है एन आइडियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपकी पावर होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ना घटती है ना बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं वोल्टेज, पावर, करंट, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, I2/I1, I1/I2, E2/E1, N2/N1। देखिए पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ये होता है आपका V2/V1। V2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, और V1 क्या आपका प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, इक्वल टू E2/E1, सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF, प्राइमरी वाइंडिंग का EMF, इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स, इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू K होता है, ठीक है। तो जो I1/I2 होगा यही आपका सही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, आपका दिया है, बोला नॉट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो देखिए I1/I2 है, I2/I1 नहीं होता, तो इसमें आंसर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन इन KW, KVA, KVR, KA। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो आपकी किस में होती है, KVA में होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन लोड, ठीक है। ओपन सर्किट जो है वो क्या कैरिड करता है, वोल्टेज, करंट, पावर। देखिए हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर आपका सर्किट ओपन है, ठीक है, अगर आपका सर्किट ओपन है तो सिर्फ आपको वोल्टेज मिलेगा, करंट नहीं मिलेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, वोल्टेज इज अ राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन रेटेड। कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा, पावर मिलेगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वोल्टेज जो होगा न वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉस इन ट्रांसफार्मर वेरीज सिग्निफिकेंटली विद लोड, ठीक है। मतलब जो ट्रांसफार्मर का कौन सा लोड है जो वेरी करता है, घटता बढ़ता है लोड के अकॉर्डिंग, हिस्टोलिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस। तो जो आपका ट्रांसफार्मर का जो आपका कॉपर लॉस होता है वो लोड पर डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस होता है वो डिपेंड करता है लोड पर, लोड पे निर्भर करता है। और जो आपका आयरन लॉस होता है वो आपका फिक्स होता है, वो लोड पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें आंसर क्या होगा, कॉपर लॉसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी नियर टू। अब पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर जो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए कितने लोड तक डिज़ाइन किया जाता है, नो लोड पे, हाफ लोड पे, फुल लोड पे, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हाफ लोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ट्रांसफार्मर इज डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी नियर टू, ठीक है, नो लोड, हाफ लोड, फुल लोड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फुल लोड। देखिए क्या कह रहा है, इफ द फुल लोड कॉपर लॉसेज इज 800 वाट देन हाफ
एट हाफ लोड द कॉपर लॉसेज विल बी बिकम। देखिए जो जैसे आपको कॉपर लॉसेज दिए, आपको 60 वाट दिए, हाफ लोड पे आपको पूछ रहा है, तो हाफ लोड पे क्या हो जाएगा कॉपर लॉसेज, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 8, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 200 वाट। तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 200 वाट। तो आपका आंसर क्या बच्चों, आपका इसमें 200 वाट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म इन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। ठीक, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है उसके द्वारा हम लोग कॉपर लॉसेस निकालते हैं, और जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसके से हम लोग आयरन लॉस निकालते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, कॉपर लॉस एट अ डिजायर्ड लोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड व्हाट प्रिंसिपल डज द जनरेटर ऑपरेट। ठीक है, कह रहा है कि जनरेटर जो होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर। ठीक है, वेव वाइंडिंग किस लिए होती है, तो लो करंट मशीन, हाई वोल्टेज मशीन, लो करंट मशीन, हाई वोल्टेज मशीन, हाई करंट मशीन, लो वोल्टेज। देखिए वेव वाइंडिंग हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेव वाइंडिंग का प्रयोग होता है। और लैप वाइंडिंग जो होती है वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ एक्साइटेशन डिपेंड ऑन। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे डिपेंड करता है, रेडियूजुअल मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है, सेल्फ मैग्नेटिज्म पे, नन ऑफ दिस। तो आपका जो सेल्फ एक्साइटेशन होता है वो सेल्फ मैग्नेटाइज्म पे डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द केस ऑफ लैप एंड वेव वाइंडिंग इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी लैप वाइंडिंग होगी तो क्या होगा, P की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी। ठीक है, P की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी। और अगर आपका वेव वाइंडिंग हो जाएगा तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। फॉर वेव वाइंडिंग A की वैल्यू आपकी 2 होगी। ठीक, और लैप बाइंडिंग के लिए A बराबर P होता है। ठीक है, तो इसमें चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है 2, P, दूसरा दिया है P, P, तीसरा दिया है P, 2, चौथा दिया है 2, 2। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, P, 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ makes the DC motor a regulating machine, self regulating machine and control machine, none of these। तो आपका जो बैक ईएमएफ है वो क्या मशीन को बनाता है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी मोटर इफ स्पीड इज हाई देन बैक ईएमएफ विल बी हाई, लो, अनअफेक्टेड। देखिए समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए बैक ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका K टाइम N पाई होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, रिलेशन देख सकते हैं, EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। ठीक है, और जो फाई होगा और जो N होगा वो क्या होगा, EB/5 होगा। ठीक, मतलब बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस हिसाब से बच्चों आपका जो टार्क वो ईएमएफ क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, हाई है। अब अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर इज कंसीडर्ड एज वेरिएबल स्पीड ऑफ मोटर, कांस्टेंट स्पीड ऑफ मोटर, वेरिएबल फ्लक्स मोटर, नन ऑफ दिस।
तो जो आपकी डीसी शंट मोटर होती है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। जो आपकी शंट मोटर होती है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, और सबसे ख़राब होता है डीसी सीरीज मोटर का, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्लिप फॉर अ सिंक्रोनस मोटर इज, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 0.02 0.510। तो आपको जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज लाइक, ठीक है, अंडर एक्साइटेशन में सिंक्रोनस मोटर का व्यवहार कैसा होता है, रेजिस्टर की तरह होता है, इंडक्टर की तरह होता है, कैपेसिटर की तरह होता है, एनी ऑफ दिस। तो क्या होता है, इंडक्टर की तरह होता है। कह रहा अगला क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज लाइक, ठीक है, जब ओवर एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर किसके समान होगा, तो ये होगा आपका कैपेसिटर के समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सिंक्रोनस कैपेसिटर, ठीक है, सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह या सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह या कैपेसिटर की तरह किस मोटर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, डीसी मोटर का, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का। तो बच्चों हम लोग सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, और जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन द वैल्यू ऑफ स्लिप इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज, चलिए देखिए इन स्टैंड स्टिल देखिए कंडीशन, देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NS माइनस NR अपॉन NS होता है, और स्टैंड स्टिल की कंडीशन है, इट मीन्स NR की जो वैल्यू है ये क्या आपकी 0 है, रोटर आपका मोशन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, NS अपॉन माइनस 0 अपॉन NS, तो ये हो जाएगा NS अपॉन NS इक्वल टू 1। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा होती है, उस कंडीशन पे स्लिप की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, 1 होगी। समझ में आपको। द इफिशियंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, डिक्रीज विथ आउटपुट KW, इंक्रीज विथ आउटपुट KW, रिमेन्स कांस्टेंट विथ आउटपुट KW। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर डिक्रीज विथ आउटपुट KW, इंक्रीज विथ आउटपुट KW, रिमेन्स कांस्टेंट विथ आउटपुट KW। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इंक्रीज विथ आउटपुट KW, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर यूज्ड एज डबल एक्साइटर मोटर, ठीक है, डबल एक्साइटर मोटर की तरह किस मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर, जनरेटर्स, मोटर, और बोथ B and C। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लाउड स्पीकर्स। मटेरियल्स विच लैक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सेमी मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर अ 2 वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर, ठीक है। हिस्टोलिसिस लॉसेज आर रिड्यूस्ड, सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल्स, एडी करंट लॉसेज आर eliminated, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विच मटेरियल शोज हिस्टोलिसिस व्हेन
सब्जेक्टेड टू साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बोथ बी एंड सी, नन ऑफ दीज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है, यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग, डिपेंड्स ऑन द लोड, नन ऑफ दीज। तो जो पूछ रहा है जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर है वो होता है, तो बच्चों जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है वो लोड पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द लोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इज अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। तो देखिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी होती है, इसका प्रयोग हम लोग सिंगल फेस मोटर में करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन पहले दिया है 3 फेस इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों डबल रिवॉल्विंग थ्योरी जो होती है वो आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में यूज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर इज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क, प्रोवाइड हाई रनिंग टार्क, टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग पावर फैक्टर। ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपका क्या आंसर है? ऑप्शन ए, बी एंड सी दोनों तीनों क्या है? करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। क्या कह रहा है आप देखिए अगला क्वेश्चन। फेज एंगल बिटवीन मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट इज इन परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज, पहला ऑप्शन होगा बच्चों 90 डिग्री, दूसरा है 0 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्टेबल होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोटर जनरली यूज्ड इन सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में कौन सी मोटर हम लोग यूज़ करते हैं? 3 फेस इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, नन ऑफ दीज। तो जो आपका 3 फेस जो आपका सीलिंग फैन होता है उसमें हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज मेड लैमिनेट टू, हम लोग लैमिनेट क्यों करते हैं? ठीक है, आर्मेचर कोर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं? रिड्यूस हिस्टोलिसिस लॉसेज, रिड्यूस एडी करंट लॉसेज, रिड्यूस स्पार्किंग एट ब्रश, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। देखिए हमेशा याद रखिएगा जहाँ लेमिनेशन की बात आए वहाँ पे हम लोग एडी करंट लॉस लगाएंगे, और जहाँ पे आपका सिलिकॉन स्टील की बात आए वहाँ पे हम लोग हिस्टोलिसिस की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ, ठीक है, कह रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है जनरली किसका बना होता है? ठीक है, कार्बन का, स्टेनलेस स्टील का, कॉपर का, और ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। देखिए इन्होंने बताया है, जो इन्होंने दिया है ऑप्शन ए एंड सी दिया है। तो कम्यूटेटर का इन्होंने क्या लिया है? कम्यूटेटर से कनेक्टेड आपका कार्बन ब्रश होता है, तो इन्होंने कार्बन ब्रश को भी साथ में लेके आंसर बताया है। तो इस हिसाब से जो कार्बन ब्रश होता है वो आपका कार्बन जो ब्रश होता है वो कार्बन का बना होता है, तो इन्होंने कार्बन भी ले लिया, और जो कम्यूटेटर होता है वो हार्ड रंग कॉपर का बना होता है, इसलिए इन्होंने सी भी ले लिया। तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या है आपका सेगमेंट की बात हो रहा है तो इसमें ब्रश भी लेंगे, तो आपका ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कम्यूटेटर करता भी क्या है ये भी आप जान लीजिए। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है उसको इंसुलेट करते हैं किससे? माइका से, पीवीसी से, कार्बन से, वार्निश से। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? माइका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी ऑब्टेन बाय, कह रहा है कि जो डायरेक्शन होता है डीसी मोटर का वो किस नियम से हम लोग कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से,
कॉक स्क्रू रूल से, फैराडे लॉ से। देखिए अगर आपसे डीसी मोटर की बात करें तो आपका क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे हम लोग, और जहाँ पे आपका जनरेटर की बात होगा वहाँ पे राइट हैंड का रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट सप्लाई बाय अ डीसी जनरेटर कैन बी ऑब्टेन बाय। ठीक है, देखिए आपका जनरेटर की बात आ गई, तो जनरेटर मैंने क्या बताया आपको बताया था, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल का यूज़ करेंगे, तो इसमें आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक ईएम ऑफ डीसी मोटर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, आर्मेचर स्पीड, फ्लक्स पर पोल, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। तो देखिए बैक ईएमएफ का एक फार्मूला होता है, जान लीजिए आप लोग, ई बी इज इक्वल टू फाई जेड पी एन 60A। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फ्लक्स हो गया, ये आपका पोल्स हो गया, ये आपकी स्पीड हो गई। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क ऑफ आ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट स्क्वायर रूट ऑफ द आर्मेचर करंट क्यूब ऑफ आर्मेचर। देखिए सीरीज मोटर की बात हो रही है, तो देखिए टार्क तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई आई ए होता है डीसी मशीन में, और जो फाई होता है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आई ए स्क्वायर। जो टार्क होगा वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, आर्मेचर करंट स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट स्क्वायर रूट ऑफ द आर्मेचर करंट क्यूब ऑफ द आर्मेचर करंट। देखिए जो डीसी शंट मोटर की बात करें तो वहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से आपका जो आपका टार्क बचेगा वो क्या होगा, सिर्फ आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द सिंक्रोनस स्पीड इज स्पीड ऑफ द रोटर, स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ द स्टेटर। देखिए जो आपका इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, जो आपका 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, NS इक्वल टू 120 F/P होता है। ये आपका क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका पोल्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्पीड क्या होती है। कह रहा अगला क्वेश्चन, द स्लिप ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 0 एट। ठीक, अब क्या होगा, स्टैंड स्टिल में मैंने आपको बताया 1 हो जाता है, सिंक्रोनस स्पीड देखिए, और नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड। तो बच्चों देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, दिख रहा है आप लोग को, चलिए यहाँ देखिए, स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। अब मान लेते हैं कि सिंक्रोन जो आपका रोटर की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त कर लेता है, तो इस स्पीड उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, NR जो होगा वो NS हो जाएगा, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, S इक्वल टू NS माइनस NS अपॉन NS। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड पे जो आपकी स्लिप होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्लिप ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू 1 एट। तो बच्चों मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, स्टैंड स्टिल सिंक्रोनस स्पीड, स्टैंड स्टिल पे जो स्लिप की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और सिंक्रोनस स्पीड पे आपकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोटर बार्स ऑफ अ 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर आर जनरली मेड ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन स्टील, बोथ। ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। तो बच्चों आंसर आपका सही है,
ए और बी दोनों सही है, तो बच्चों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि जो स्टेटर में 3-फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ पोल्स, बोथ ए एंड बी, करेक्ट, सप्लाई वोल्टेज। तो बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। ये क्या होता है देखिए, NS मैंने आपको बताया, यहाँ से देखिए, ये देखिए सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या होता है 120 F/P, मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो है आपकी फ्रिक्वेंसी और पोल्स पे डिपेंड कर रही है। इट मीन आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स बिल्कुल सही है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, स्टेटर फ्रिक्वेंसी, स्लिप, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सी वाला सही है। स्टेटर फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और स्लिप पे भी डिपेंड करता है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द जनरेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर कैन बी वेरिड बाय वेरिंग द रोटर स्पीड, वेरिंग द नंबर ऑफ पोल्स, इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ द फेस, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरिंग द रोटर स्पीड, वेरिंग द नंबर ऑफ पोल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड इन लेथ मशीन में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। तो बच्चों मैंने आपको बताया जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में करते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में। देखिए न्यूमेरिकल आया है, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल भी आप लोग को आना चाहिए। द स्लिप ऑफ अ 3-फेज 4-पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रनिंग एट RPM इज, ठीक, स्लिप निकालिए। चलिए निकालते हैं बच्चों, इसमें बहुत सी बड़ी बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, NS निकालेंगे। देखिए क्या क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको पोल्स जो आपको P की वैल्यू है दिया है 4 और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम NS निकालेंगे, N इक्वल टू 120 F/P। तो 120 F आपका कितने दिए 50 हर्ट्ज, पोल्स दिए 4 दिए 12, तो ये आ गई आपकी 1500, ठीक। हमको स्लिप निकालनी है, तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक। NR की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 1400 दी ना, हाँ 1400 दी बच्चों, ठीक है। तो चलिए NS की वैल्यू कितनी है 1500 माइनस 1400 अपॉन 1500, परसेंट निकालना, ठीक, परसेंट निकालना तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 15 में से 14 गया, ये बचा, ठीक, अपॉन 1500 इंटू, कैंसिल हो गया, ठीक। इसको करिए, तो 100 को हम 15 से भाग करते हैं, 3 बचे, 5 या 15, और ये जाएगा आपका कितना 5 दिन 20, और 20/3 डैट इज़ 6.6। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा अप्रॉक्स आपका नन ऑफ द 6.6 को समथिंग आएगा, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज एलिमेंट इज जनरली मेड अप ऑफ एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम, टिन, लेड, बोथ ऑप्शन ए, बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। तो बच्चों आंसर क्या है, बी एंड सी बिल्कुल सही है, टिन का भी और लेड का दोनों का, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। द एलिमेंट ऑफ HRC फ्यूज इज मेड ऑफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HRC फ्यूज का जो एलिमेंट होता है किसका बना होता है, तो बच्चों वो किसका बना होता है, सिल्वर का बना होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेन ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओवर वोल्टेज फॉल्ट, ठीक है। और ऑप्शन बी, ए एंड
ए एंड बी आर करेक्ट। तो देखिए ओवरलोडिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट में भी ये हेल्प करेगा आपको प्रोटेक्शन के लिए। तो आपका ऑप्शन डी सही है, बोथ बी एंड ए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MCCB इज मेटल केस सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और MCB का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अर्थ वायर जनरली इज इक्वल टू लाइन वायर, स्मॉलर देन लाइन एंड न्यूट्रल वायर, लार्जर देन द लाइन एंड न्यूट्रल वायर, इक्वल टू द न्यूट्रल वायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लार्जर देन लाइन एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल इज द टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, लेड एसिड सेल, लिथियम आयरन सेल, कैडमियम आयरन सेल, ड्राई सेल। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, ड्राई सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर पावर केबल्स, पॉली विनाइल क्लोराइड, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, एवेस्टोर्स। तो बच्चों आंसर क्या आपका, बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। पहला ऑप्शन भी सही है आपका, सी भी सही है। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 1000 ओम, 1500 ओम, 2000 ओम। तो बच्चों आंसर पहला क्या है, 1000 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। द करंट रेटिंग ऑफ MCCB इज अप टू 500 एम्पियर, 2500 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 100 एम्पियर, नन ऑफ दीज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 2500 एम्पियर। The terms ELCB stand for Earth Leakage Circuit Breaker, Earth Load Circuit Breaker, Earth Line Circuit Breaker, both ऑप्शन A, B and C are correct। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, A बिल्कुल सही है, Earth Leakage Circuit Breaker। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A fuse is connected in series with earth wire between phase and neutral wire parallel to the load, both option B and C are correct, none of these। तो बच्चों ऑप्शन आपका सी सही, ऑप्शन ई सही, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है। द इफिशियंसी ऑफ अ बैटरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वाट आवर इफिशियंसी, एम्पियर आवर इफिशियंसी, वोल्ट आवर एम्पियर इफिशियंसी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों आपका जो मुझे आंसर जो है वाट आवर और एम्पियर आवर, ए और बी दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MCCB इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, स्विच अ सर्किट ऑन एंड कट, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, और ऑप्शन A, B, C आर करेक्ट। तो बच्चों तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी इज डाइल्यूट H2SO4 PbO2, कंसनट्रेटेड H2SO4 PbH2SO4। तो बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला डाइल्यूट H2SO4। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन निकल आइटन बैटरी इज निकल हाइड्रोक्साइड, निकल पेरोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो बच्चों ऑप्शन बिल्कुल सी आपका सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आज मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके UPPCL एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और कोशिश करिएगा मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिससे और लोगों का भी भला हो सके।